जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से सभी दोस्तों सभी मित्रों का आपके अपने ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज हम भी फिर से वही प्रीवियस क्लास की तरह जो धुआंधार एक सीरीज हम चला रहे हैं क्वेश्चनों की, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। उन क्वेश्चनों को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ मोटिवेशनल बात करूंगा। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, जीवन ही एक संघर्ष जो जीवन में होता है वही सबसे बड़ा जीवन का मोटिवेशन होता है दोस्तों। आप लोग अच्छे से स्टडी करें, तैयारी करें, पढ़ाई करें। और एक बात जरूर कहूंगा, पेन कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं यह क्वेश्चन बहुत ही मेहनत के बाद तैयार किए गए हैं। विभिन्न एग्जामों में आपको काम आने वाले हैं। आप कोई भी एग्जाम देंगे आप पाएंगे कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे टकराया है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ये लाए गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से हम लेट स्टार्ट कर देंगे इसको। और देखिए उस क्वेश्चन सेट स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल पंक्तियां हैं, उनको पढ़ेंगे हम। देखिए क्या है, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना दोस्त, समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ हमने चाहा वो हमको नहीं मिला, इसका मतलब उससे कुछ बेहतर होने वाला है। कभी असफलता से घबराना नहीं, क्योंकि कुछ जीवन में बेहतर होने वाला है, अच्छा होने वाला है। सफलता असफलता तो ये क्रम चलता रहता है, लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने लक्ष्य को बिल्कुल टारगेट करके ही कार्य करना चाहिए। हो सकता है कठिनाइयां आए, लेकिन कठिनाई तो जीवन में आना एक लाजमी बात है। जब तक कठिनाई नहीं आएगी तब तक जीवन जीने का मजा कैसे आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ, भूगर्भ के अंदर ध्यान से देखिएगा, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखो जैसे ये अर्थ है ना, चलिए पहले इसका आप आंसर बताइए। लावा, मैग्मा, पातालीय, मध्यवर्ती, चार ऑप्शन आपके सामने है। जो भी लड़का या लड़की या जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, इसको अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूं। और आप अगर नए हैं तो आप भी इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। और मोटिवेशन के लिए मेरे इसको लाइक जरूर करें दोस्तों। और कमेंट्स में अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो थम्स अप जरूर करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, मैग्मा, पातालीय या मध्यवर्ती। तो क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मित्रों, इसका जो आंसर होगा वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है दोस्तों? मैग्मा कहलाता है। अब देखो इसको देख लेते हैं, मैग्मा क्या होता है। देखिए धरातल के अंदर जो ये सेमी सॉलिड है, और इसी सेमी सॉलिड में आपके यहां पर नीचे रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं दोस्तों, तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके सक्रियता के कारण यहां का जो तापमान होता है, तापमान काफी ज्यादा हो जाता है। तापमान समथिंग 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है इसका। ठीक, तो जब ये धरातल के अंदर होता है, क्या क्वेश्चन भूगर्भ के अंदर की बात किया, धरातल के अंदर होता है, तो इसका नामकरण हम करते हैं। इसका नामकरण क्या होता है? इसे कहते हैं हम मैग्मा। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलेंगे हम मैग्मा। जैसे ये धरातल को या विस्फोट के साथ जब आप देखेंगे क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो विस्फोट के साथ जब ये बाहर आके जमा होता है तब इसका नामकरण करते हैं वो लावा। क्या नाम देते हैं इसको? लावा नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैग्मा हो गया, लावा हो गया। धरातल के ऊपर जब आकर जमेगा तो लावा कहेंगे, धरातल के अंदर जब तक होता है तब इसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है,
पातालीय क्या होता है, मध्यवर्ती क्या होता है, जो ये आग्नेय चट्टान होती है, जो ये मैग्मा होता है, कभी कभी धरातल के अंदर ही कुछ ऐसे स्पेस होते हैं वहां पर जम जाता है। तो जो बिल्कुल नीचे जम जाता है उसे पातालीय कहते हैं, और जब थोड़ा आगे ऊपर आके या भूपर्पटी के नीचे आके जम जाता है उसे मध्यवर्ती चट्टान कहते हैं। अगर ये क्लियर हो, अगर बिल्कुल क्लियर हो ये आपका क्वेश्चन, तो थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत शिद्दत से बनाया गया है इन क्वेश्चनों को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल के प्राचीनतम सेल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सेल भूपटल, ध्यान दीजिएगा, कौन सी सेल भूपटल की प्राचीनतम सेल है? प्राचीनतम सेल है, ध्यान दीजिए। तो प्राचीनतम सेल कौन है? जैसे जब अर्थ का ओरिजिन हुआ दोस्तों, जब अर्थ बनी हमारी, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उस समय हमारे अर्थ को बताया जाता है, भाई अर्थ का जन्म जो होता है ना, अर्थ का जन्म हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ दोस्तों? 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी का जन्म हुआ। बताया जाता है 4 अरब वर्ष तक ये ठंडी हुई। ठीक है, और धरती का जो विकास देखते हैं वो टोटल 60 करोड़ वर्ष में हुआ है। धरती का जो विकास हुआ है कितने करोड़ वर्ष में हुआ? 60 करोड़ वर्ष में। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो बताया जाता है पृथ्वी एकदम आग के गोले के समान लाल थी, मतलब हाई टेम्परेचर था, हाई प्रेशर था, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रत्येक जगह से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। अब ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलेगा। मैग्मा जब निकलेगा ना, कंटिन्यू मैग्मा निकलेगा हर जगह से, यहाँ से हर जगह से मैग्मा जब निकलेगा तो इस धरातल में जो प्रथम रूप से देखिएगा सबसे प्राचीन जो सेल आएगी उस सेल का नाम होता है, आप लोगों को पता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो सर्वप्रथम सेल आती है उसका नाम है दोस्तों, छाप लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम होता है आग्नेय चट्टान। इग्नियस बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आग्नेय, आग से जन्म हुआ है उसका, आग से जन्म हुआ। किससे जन्म हुआ? आग से जन्म हुआ। क्लियर है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट? अच्छा, अब इसके बाद देखिए आग्नेय चट्टान हो गया, और शादी चट्टान क्या होती है? अब देखिए आग्नेय कैसे होता है। अब देखिए आग्नेय भी 2-3 प्रकार के होते हैं। देखो मैं बता देता हूं आग्नेय को भी थोड़ा सा यहाँ पे। अब आग्नेय के विषय में हम जानते हैं थोड़ा। देखिएगा ये अर्थ है, अर्थ के में ये क्या होता है? ये आपका ज्वालामुखी क्रेटर है, मुख है ना। यहाँ से ज्वालामुखी जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है, नीचे धरातल में रहता है, इसका नाम क्या होता है? जब तक धरातल में रहता है इसका नाम होता है मैग्मा। क्या नाम होता है इसका? मैग्मा नाम होता है, मैग्मा। लेकिन जैसे धरातल के ऊपर आ जाता है इसका नामकरण हो जाता है लावा। पहले तो ये चीज जानिए। अब धरातल के अंदर कभी कभी यही चट्टानें लैकोलिथ, लेपोलिथ, बैकोलिथ, है ना, डाइक, बास के रूप में यहाँ पे विभिन्न आकृतियों में जम जाता है। तो जो धरातल के अंदर ये आकृतियां होती हैं उस चट्टान को, उस मैग्मा को किस नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेनाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रेनाइट आग्नेय बोलते हैं। और जो धरातल के ऊपर निकलकर जमता है उसको बोलते हैं बेसाल्ट आग्नेय। क्या बोलते हैं उसको? बेसाल्ट आग्नेय बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे उसको? बेसाल्ट आग्नेय नाम देते हैं। ठीक, क्लियर है ना? तो जो धरातल के ऊपर है किस आग्नेय के नाम से जान लेंगे? बेसाल्ट आग्नेय। अब जो आग्नेय चट्टान होती है इसी के अपरदन से, आग्नेय चट्टान के अपरदन से देखिए, और अपरदन का कारण क्या हो सकता है? भौतिक कारण भी हो सकते हैं, रासायनिक कारण भी हो सकते हैं। तो जब इसका अपरदन होता है, इरोशन शुरू हो जाता है, तो इरोशन के बाद ये यहां से कट करके दूसरे जगह पर जाके परत दर परत जमती जाती है, परत दर परत जमती जाती है। इसको परतदार चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान, परतदार चट्टान कहते हैं। और आप लोग दोस्तों जानते हैं परतदार चट्टान किसको कहा जाता है? परतदार चट्टान कहते हैं। और शादी चट्टान को किसको बोलते हैं? और शादी चट्टान को बोलते हैं, और शादी चट्टान को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए और शादी चट्टान हो गया। उसके बाद अगर हम आगे में बात करें आपसे तो देखिए रूपांतरित चट्टान क्या होता है? कभी कभी आग्नेय सीधे रूपांतरित में कन्वर्ट हो जाता है, कभी कभी पूरे साइकिल के साथ चलता है। जैसे आग्नेय के बाद और शादी के रूपांतरण के बाद क्या बन जाती है? रूपांतरित चट्टान बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्रम में आपका रूपांतरित हो, इनमें से कोई नहीं हो गया। ठीक, क्लियर है ये आपका कॉन्सेप्ट? चलो बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, आगे बढ़ो।
किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? इसका जवाब क्या होगा बताइए? आग्नेय, औषधि, कायांतरित और पातालीय। फिर से 4 ऑप्शन आ गए, तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होता है औषधि चट्टान। कौन सी चट्टान? औषधि होती है। सपोज करो यहां पर ये बेसाल्ट चट्टान का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? ये बेसाल्ट चट्टान का एरिया है, ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टान का क्षेत्र है ना। अब देखो, जब इसमें भौतिक और रासायनिक वर्क होगा, क्रिया होगी, तो इसका अपर्दन होगा। क्या होगा? इसका अपर्दन होगा, इरोशन होगा। इरोशन होके ये कहीं पर जाके जमेगी। जब यहाँ पर जमी तो पता चला यहाँ पर कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु है, तो ये परत दर परत जब जनती है, तो जो बीच में स्पेस होता है, तो हो सकता है इसमें जीव जंतुओं की अस्थियां हो सकता है पेड़ पौधों की टहनियां हों, और ये सब इसमें दबती जाती हैं। इन्हीं जो दबे हुए पेड़ पौधे हैं या जीव जंतुओं की अस्थियां हैं, इसी को हम नाम देते हैं जीवाश्म। क्या बोलते हैं इसको? जीवाश्म नाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है? औषधि चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। पाताली चट्टान मैंने आपको बता दिया, जो आग्नेय चट्टान होती है धरातल के अंदर, उन्हीं के विभिन्न आकृतियों को ही हम पाताली चट्टान के नाम से जानते हैं। कायांतरित क्या होता है? या तो आग्नेय से सीधे रूपांतरित हो जाता है कायांतरित में, या तो आग्नेय के बाद औषधि, औषधि के बाद फिर से कायांतरित में कन्वर्ट होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित भूकंप तरंगों में कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSL सभी एक साथ देखिएगा दोस्तों, इनके सबके बीच स्पीड में अंतर पाया जाता है। और आप लोगों को पता है कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति है 100 मीटर की रेस करता है, वहीं पर कोई एक व्यक्ति है एक साथ रेस प्रारंभ किया और वो 200 मीटर तक जाता है ना। अब बताओ, जो 100 मीटर रेस करेगा उसकी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, एनर्जी की जो 200 मीटर दूरी या 500 मीटर तक जाएगा वो ज्यादा स्पीड से जाएगा। कौन जाएगा बताइएगा दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि जो 5000 मीटर दौड़ेगा वो स्लो दौड़ेगा, है ना, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी सेव रखना है। और जो 100 मीटर रेस करेगा, 100 मीटर वाले को तो ये लगता है कि बस एक बार स्पीड बनाना है और पहुंच जाना है, लेकिन पूरे रिदम से वो दौड़ता है, पूरे शरीर की एनर्जी लगा देता है। उसी तरह से जो पी तरंगे होती हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो पी तरंगे होते हैं, जैसे हमने मान लिया ये क्या है? हमारा अर्थ है, ये क्या है? हमारी अर्थ है, और नीचे यहां पर क्या है? भूकंप केंद्र है, मूल है ना। अब आप लोगों को पता होगा, जो ये तरंगे होती हैं एक साथ ही प्रारंभ होती हैं, PSL तीनों एक साथ ही प्रारंभ होते हैं, लेकिन भूकंप मापी यंत्र पर जब पहले अंकित होते हैं सिस्मोग्राफ के अंदर, तो वो होती है, आंसर है आपका P। क्योंकि जो P की स्पीड होती है समथिंग 12 से 15-14 किलोमीटर आसपास मान सकते हैं आप, 12 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अगर एस की बात करें तो ये भी आपका 7 से 8 किलोमीटर होता है, 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, ठीक। तीसरा आपका एल हो गया, ये 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। देखो दोस्तों, आपको स्पीड सब में अंतर आ रहा है ना, तीनों तरंगों में। तो आप देखिए, जब ये इसकी हम बात करेंगे पी की, तो जब स्पीड में ज्यादा ये रेस करेगी तो निश्चित रूप से अपनी एनर्जी को ये कम सेव कर पाएगी। तो ये धरातल में पहुंचती तो सबसे पहले है, धरातल में पहुंचती सबसे पहले है जिसको हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं इसको नाम देते हैं ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको नाम देते हैं हम ईपी सेंटर, या इसी को बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या नाम दिया? अधिकेंद्र, या इसी को नाम देते हैं लोकस। क्या नाम दिया इसको? लोकस नाम दिया। और जहां से ये शुरुआत होती है इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, या इसी का हम दूसरा नाम देते हैं फोकस। क्या नाम देते हैं? फोकस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं केंद्र।
या इसी को बोलते हैं भूकंप मूल्य। क्या बोलते हैं? भूकंप मूल्य। जो भी नाम आए आप कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जहां पर पहले तरंग दिखाई पड़ी जो धरातल में सिस्मोग्राफ में मेजर किया गया, तो जो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी सबसे पहले वही पहुंचेगी। सबसे पहले कौन पहुंचेगी? यहां पर सबसे पहले यहां पर पहुंचेगी पी तरंग, ठीक है दोस्तों। अब देखो, प्राइमरी जो तरंग होती है ना, प्राइमरी तरंग सभी माध्यमों में गतिमान होती है, ठीक है। प्राइमरी जो तरंग होती है, प्राथमिक तरंग, सभी माध्यमों में गतिमान होती है। और जो यस होती है ना, एस तरंग, जिसको सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, यस तरंग जो होती है, यह जल में गति नहीं कर पाती, लिक्विड में गति नहीं कर पाती। ये इसकी जो है इसका बैड लक है। जल में ये क्या है? गति नहीं कर पाती। इसीलिए जो द्वाब का एरिया होता है वह भूकंप संरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो जो यस तरंग होती है, जैसे जलीय क्षेत्र में पहुंचती है, ये इसकी तरंगे वहां पर समाप्त हो जाती हैं। सेकंड वेव, सेकंड जो पहुंचेगी धरातल पर, वो कौन से पहुंचेगी? सेकंड में पहुंचेगी यस, और सबसे लास्ट में पहुंचती है कौन से? यल तरंग पहुंचते, जिसको हम सरफेस तरंग या धरातली तरंग के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या ये क्लियर हो गया आपका? अगर क्लियर हो गया तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। याद रखिएगा, जो यस होता है ये सौरिक किरण की तरह होता है या सनलाइट की तरह होता है कि जल में ये गति नहीं कर पाती, इसलिए जैसे जलीय क्षेत्र आता है तो जो यस तरंग होती है वो वहां पर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजरती है? क्रोड से कौन सी गुजरेगी भैया? क्रोड से कौन गुजरेगी? मैंने क्या कहा? जो ये पी तरंग है ये तीनों माध्यमों से होके गुजरती है, तीनों माध्यमों से होके गुजरती है। तो जो पी तरंग है ये कहां से होके गुजरती है? कोर से होके गुजरती है दोस्तों, ठीक है। यस को मैंने बताया था, जैसे लिक्विड भाग आएगा ये क्या हो जाएगी? लिक्विड भाग आएगा ये समाप्त हो जाएगी। एल को मैंने बताया, इसकी स्पीड शुरुआत में तो कम होती है लेकिन एनर्जी सेव रखती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस तरंग बोलते हैं, सरफेस तरंग बोलते हैं, या इसी का नाम देते हैं हम धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। और ये सबसे खतरनाक होती है, सबसे घातक तरंग होती है। कौन सी? सरफेस तरंग। इसे विध्वंसक तरंग भी कहते हैं, विध्वंसक तरंग के नाम से भी जानते हैं, विध्वंसक तरंग कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। क्या नाम देते हैं इसको? विध्वंसक तरंग कहते हैं, ठीक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है? वाह क्या क्वेश्चन है! सुनामी क्या है? सुनामी क्या होता है? नाम तो बहुत सुना होगा ना, सुनामी सुनामी सुनामी, है ना। समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उन्हीं को भैया सुनामी कहते हैं, और कुछ नहीं होता। और आता कैसे? या तो दो प्लेटों के बीच संचलन होता है सम्मुख, तब गति होती है, पानी के अंदर जगह छूटती है, या दो प्लेटों में टेंशन होता है या एक प्लेट में टेंशन होता है, बीच से ब्रेक हो जाती है, तो उससे क्या होता है? कंपन शुरू होता है, और जो कंपन होता है वही तो भूकंप होता है। तो जो खाली स्थान होता है उसको जब भरने जल जाता है, जितना स्पीड से जाता है उतनी उसकी एनर्जी और अंदर जो भूकंप की एनर्जी, दोनों की एनर्जी लेकर के वो धरातल की ओर अग्रसर होता है, उसी का नाम होता है सुनामी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे, ज्वारी तरंगे। देखिए ज्वारी तरंगे जिनको आप ज्वार भाटा कहते हैं, क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ज्वारी तरंगे। तटीय तरंगे भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। स्वच्छ जलधारा, ये तो आप जानते हैं, जो नदियों की धारा होती है, नदियों की जो धारा होती है उसी को क्या कहा जाता है? स्वच्छ जलधारा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा। देखो अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, कहां स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है? देखिएगा रिंग ऑफ फायर कहां स्थित है, तो आपको बता देता हूं कि रिंग ऑफ फायर जो स्थित है वह पैसिफिक ओशियन में है। कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में, पैसिफिक ओशियन के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? पैसिफिक ओशियन के अंदर है, ठीक है। मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो विस्तृत है उसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ द फायर। अच्छा चलो एक बार थोड़ा सा हल्के से मैपिंग करने का प्रयास थोड़ा सा कर ही लेते हैं, ठीक है। चलो बात किया हमने रिंग ऑफ फायर की,
कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने ले लिया यहाँ पे। ये हमारा साइबेरिया का क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों? ये साइबेरिया है। और ये क्या है? अलास्का है। क्या है ये? अलास्का है दोस्तों, ठीक है। ऊपर अंटार्कटिका है, चुकची सागर है, ऊपर चुकची सागर है, ध्यान दीजिएगा। यहां बेरिंग सागर है, नीचे क्या है? बेरिंग सागर है, ठीक है। महासागर के अंदर सागर है, यहीं से जाती है बेरिंग जल संधि। क्या जाती है? बेरिंग जल संधि, ठीक है, जो 180 डिग्री के समांतर जाते हैं, जिसे हम आइडियल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? आइडियल बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो यही इसी बेरिंग सागर से गुजरती है। अब देखिएगा, हम यहां पे बात करें तो यहां पे जापान है, जापान का क्षेत्र है। यहां पर हम देखते हैं फिलीपींस द्वीप समूह है। यहां पर इंडोनेशिया का क्षेत्र है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया का कुछ एरिया आता है। यहां पर उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर कैरेबियन द्वीप का क्षेत्र है। यहां पर देखते हैं तो हम दक्षिणी अमेरिका का एरिया होता है, ठीक। ये पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है, ये पूरा भूकंप और ज्वालामुखियों की पूरी पेटी है। इसी को हम बोलते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है रिंग ऑफ फायर है। आपको बता दूं जानकारी के लिए, लगभग 63% जो भूकंप है यहीं पे आते हैं। कितने परसेंट भूकंप आते हैं? 63%। और आपको एक चीज और कंफर्मेशन कर देते हैं, लगभग 70% जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात कर रहा हूं। 70% जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं इसी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत ही आते हैं। आप लोगों को पता होगा, जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। औसतन जापान में एक वर्ष में 1500 भूकंप आ जाते हैं। पर डे जापान के अंदर 3 भूकंप तो आ ही जाते हैं दोस्तों। लोग इतना अभ्यस्त हो गए कि भूकंप आता है वो लोग अपने काम को करते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अटलांटिक महासागर के चारों, नहीं ये तो नहीं है, लेकिन मध्य अटलांटिक कटक है, अटलांटिक महासागर में भी भूकंप आते हैं और वहां पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये भी पेटी है, अटलांटिक महासागर पेटी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत आपके भूमध्य सागर का क्षेत्र आता है और हिंद महासागर का जो एरिया है ये जो है आपके हिंद महासागर का अलग क्षेत्र होता है, ठीक। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखो। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव होता है, सर्वाधिक प्रभाव कहां होता है? अब बताओ दोस्तों, जैसे ये कोई क्षेत्र है, यहां पर ये भूकंप मूल है, ध्यान दे लो, ये भूकंप मूल है, यहां से स्टार्ट हुआ भूकंप, तो ये अपने 90 डिग्री जहां पर सीधा जाएगा ना, वहां पर एनर्जी पहले पहुंचाएगा। भाई तिरछा जाएगा, ऐसे जाएगी इसकी तरंगें, तो जितना लेंथ लेंगी उतना इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, और जितनी इसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी उतना ही वो कम घातक हो जाएगा, है कि नहीं? तो जहां पर ये सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है, देखो भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां पड़ेगा, तो कहां पर पड़ेगा? ये 90 डिग्री पर। और इसी क्षेत्र को हम बोलते हैं दोस्तों अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? अधिकेंद्र बोलते हैं। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर थम्स अप जरूर करिएगा दोस्तों। ये मैं आपसे बारंबार कहता हूं, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूं। ईपी सेंटर, देखिए इसको क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईपी सेंटर। इसको मैंने बता दिया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको उद्गम केंद्र बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उद्गम केंद्र बोलते हैं, या इसी को आप केंद्र कह सकते हैं। मैंने इसको सब आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? क्या बात है, ज्वार नद मुख, वाह क्या है ज्वार नद मुख। ज्वार क्या होता है ये तो आपको पता है, कैसे? जैसे ये कोई समुद्र का तट है दोस्तों, है ना, सॉरी ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बना देता हूं, है ना। ये है कोई समुद्र का तट, ठीक है। कोई नदी इधर से प्रवाहित होती हुई आती है ऊंचाई से, तो नदी के द्वारा मलबा लाया जाता है, लेकिन इसके अंदर बिछाया नहीं जाता, मतलब यहां पर डेल्टा नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है ना, ढाल में प्रवाहित होती हुई आती है। भारत के पश्चिम में प्रवाहित होने वाली कई सारी नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि पश्चिमी घाट से सीधा खड़े ढाल से नीचे उतर जाती हैं, जिस वजह से सीधा वो अरब सागर में प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए जैसे ये कोई नदी आई तो अपने मलबे के अंदर यहां गिराती है, यहां से ये भी लेके आती है, मतलब जो ये सागर है, जैसे मान लेते हैं, सपोज करो ये हमारा अरब सागर है। क्या है ये? अरब सागर है। और इधर से जो लहरें आती हैं तो ये ज्वार होती हैं। तो ज्वार और नदी दोनों का मुहाना, इसी को नाम देते हैं ज्वार
नद मुख। क्लियर है दोस्तों? क्लियर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। देखिए नेक्स्ट, गंगा। गंगा को तो आप जानते हैं, भारत 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कितने में प्रवाहित होती है? 2525 किलोमीटर में गंगा नदी का उद्गम होता है किससे? भागीरथी, मतलब गंगोत्री से होता है। कहां से होता है? गंगोत्री, लेकिन वहां पर इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी होता है इसका नाम। और एक धारा निकलती है अलकनंदा से, जिसको आप धौली गंगा, विष्णु गंगा, जो अलकनंदा के नाम से, कहां से निकलती है? शतपथ हिमानी से, शतपथ हिमानी से। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। तो आंसर क्या होगा ज्वार नदमुख? तो ये होगा कौन? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी इसका आंसर होगा। गोदावरी तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, गोदावरी को। अरे भैया, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बूढ़ी गंगा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। गोदावरी को क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की क्या है ये? भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। वाह, ठीक है। अच्छा, उद्गम कहां से होता है गोदावरी का? गोदावरी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्रयंबक से होता है। कहां से होता है? महाराष्ट्र के त्रयंबक से। जय हो, त्रयंबक से होता है। मतलब ये त्रयंबक कहां है फिर? ये है नासिक में। अब कोई दिक्कत नहीं ना? अगर नहीं है दिक्कत तो कमेंट बॉक्स पे थम्स अप जरूर करो मेरे दोस्त, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। महानदी का उद्गम देखिएगा, इसको थोड़ा सा हटाऊंगा मैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। अब आगे मैं महानदी के उद्गम की बात करता हूं। महानदी का उद्गम देखो, महानदी के उद्गम को बताता हूं। महानदी का उद्गम होता है अमरकंटक के पास। अमरकंटक, अमरकंटक किसकी श्रेणी है? आप लोगों को पता होगा, ये मैकाल में है। कहां पर है? मैकाल। कहां है दोस्तों? मैकाल। याद रखिए, मैकाल किसकी है? शतपुड़ा। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। आगे देखो, अमरकंटक हो गया। अब इसके बाद अमरकंटक के पास छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी है दोस्तों। सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से उद्गम होता है हमारे महानदी का। किसका होता है? महानदी का। महानदी बेसिन को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। और देखिएगा, महानदी के पर एक परियोजना स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों, अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पर थम्स अप करना ना भूलें दोस्तों। हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध हो गया। और इसके बाद बताइए, कटक। कटक जो है इसी नदी के तट पर अवस्थित है। शायद आप लोगों को पता होगा, महान नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस का, बहुत अच्छे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आ गया कावेरी, नर्मदा, माही और चिनाब। बताइएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा नर्मदा। क्या होगा इसका जवाब? नर्मदा। आप लोगों के संज्ञान के लिए बता दूं, ऊपर है आपके विंध्याचल। कौन है? विंध्याचल। और नीचे है आपकी शतपुड़ा। क्या है? शतपुड़ा। अमरकंटक से ही निकलती है आपकी कौन सी? नर्मदा नदी। पश्चिम की तरफ ये नर्मदा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी। बहुत अच्छे दोस्तों, सबसे बड़ी नदी। क्या बात है, क्या बात है। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के द्वारा जबलपुर में क्या बनाया जाता है? धुआंधार जलप्रपात।
जो कि दोस्तों आपकी सीरीज का भी नाम है कि नहीं? धुआंधार प्रैक्टिस सेट, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। वाह भाई वाह, क्या बात है। आगे देखिए क्या होता है। और इसी नदी पर सरदार सरोवर बांध भी स्थित है। सरदार सरोवर बांध स्थित है दोस्तों, जिसका उद्घाटन भी हो चुका है। और इसी के कुछ दूरी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों। क्या बोलते हैं? यूनिटी। क्लियर है? क्या इंफॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है? बहुत बढ़िया, देख लीजिएगा। आगे देखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम आप लोगों को पता है कहां से होता है, ठीक है? इसको थोड़ा हटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है? चलो आगे देखता हूं, आगे देख लेते हैं हम थोड़ा सा इसके विषय में। कावेरी के लिए कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी कर्नाटक से दोस्तों। कहां से होता है? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से होता है, ठीक? ये कर्नाटक में किस जिले में है? कुर्ग जिले में है दोस्तों। बहुत बढ़िया, कुर्ग जिले में। आप लोगों को पता होगा कावेरी नदी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण द्वीपों का निर्माण किया जाता है। श्रीरंगम और शिव समुद्रम दोस्तों। क्लियर है? अगर मेरी इंफॉर्मेशन बेहतर लग रही है तो आप एक बार जो है थम्स अप जरूर करिएगा। और देखिएगा कावेरी नदी को इन द्वीपों की वजह से दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं दोस्तों। चावल का कटोरा कहते हैं, ठीक है? क्लियर है ये? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और देखिए कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। कौन सा बांध? मेट्टूर बांध स्थित है, बहुत बढ़िया। और कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध भी स्थित है इसी में। कृष्णराज सागर बांध, बहुत बढ़िया, ठीक? और ये तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध। ये कहां है? तमिलनाडु में। वाह भाई, इंफॉर्मेशन क्लियर है? बहुत अच्छे। माही को तो आप जानते ही हैं। माही मकर रेखा को कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही 2 बार काटती है। ये माही हो गई, हमारी माही हो गई, ठीक है? अगला है चिनाब। देखिएगा चिनाब के विषय में बताऊं मैं आपको, है ना? हटा देता हूं इसको, ठीक है? आगे देखिएगा चिनाब के विषय में मैं आपको बताता हूं, चिनाब नदी के विषय में, ठीक? अब देखिएगा चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रे के पास से होता है। कहां से होता है? रोहतांग दर्रे के पास से। रोहतांग दर्रा। अब बताओ रोहतांग दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के अंदर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है? अब देखो हिमाचल प्रदेश में ये है, सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक नदी, वाह भाई वाह। सभी नदियों का जल, जितनी उसकी सहायक नदियां, उसके सबके जल को ले जा करके यही नदी मिठानकोट के पास, कहां पर दोस्तों? मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिलती है। अच्छा, चिनाब नदी में 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्थित है। सलाल परियोजना, बगलिहार और दुलहस्ती परियोजना स्थित है दोस्तों। क्या क्लियर है इंफॉर्मेशन? अगर क्लियर है तो थम्स अप करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि बेहतरीन हम क्वेश्चनों का कलेक्शन आपके सामने ला रहे हैं। मेरी टीम के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है बहुत शिद्दत के साथ किया जा रहा है दोस्तों। और आप लोग यकीन कर लीजिए, आप लोग अगर इसको आप पढ़ते हैं, आप नोट्स बनाते हैं, तो आपके सामने जो भी गोल होगा वो बहुत दूर नहीं होगा, बहुत जल्दी अचीवमेंट होगा। ये चीज आप मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए लेकर के आऊंगा इससे बेहतरीन क्वेश्चनों की एक सीरीज, या उसी के आगे नया अभ्यास करवाऊंगा। तब तक के लिए आप इस चीज को, जो क्वेश्चन करवाएं, इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। और तब तक के उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास में मैं अगले पीरियड में लेके आता हूं,
फिर आपके साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।